वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है राजस्थान सरकार वित्त विभाग की तरफ से 6 अक्टूबर 2023 को MACP यानी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम उसके बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। एक अधिसूचना जारी की गई थी और जिसमें विस्तार से बताया गया था कि ये स्कीम क्या है, किन को फ़ायदा होगा या किस तरीके से क्या होगा। तो इसके संबंध में कई साथियों की कमेंट भी थे, कुछ लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं कि इसके संबंध में विस्तार से जानकारी दी जाए। तो मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो में आपको इस अधिसूचना के बारे में डिटेल में बताऊं और इसके अगले वीडियो में जो वित्त विभाग की तरफ से कुछ FAQ यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, यानी जो विभिन्न क्वेरीज है उसके बारे में स्पष्टीकरण वित्त विभाग द्वारा दिया गया है, वो भी आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको जो भी इसमें बताया गया है उसको बताने का प्रयास करूँ। हो सकता है अगर कोई त्रुटि हो तो आप अपने इस PDF को आप जरूर एक बार चेक कर लें और अपने जो भी जानकार साथी है उनसे भी एक बार संपर्क कर लें। तो ये जो अधिसूचना थी ये 6 अक्टूबर 2023 को राजस्थान सरकार वित्त विभाग की तरफ से जारी की गई थी और जिसका शीर्षक था कि तो मौजूदा जो नियम था, मौजूदा नियम 14 ACP से संबंधित, उसको संशोधित किया गया है और उसको लिखा गया है, प्रतिस्थापित किया गया है। संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति MACP की योजना 3 वित्तीय उन्नयन के साथ संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति MACP की योजना है, वो किस प्रकार से रहेगी, तो इसमें कौन कौन प्रभावित होंगे या किसको इस पर लागू होगी। तो ये योजना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मंत्री स्तरीय यानी और अधीनस्थ सेवा के राज्य सेवाओं के सभी सरकारी कर्मचारियों और L20 से ऊपर के वेतन स्तर वाले पदों को छोड़कर, यानी L20 से ऊपर वालों के नहीं छोड़कर, इन नियमों के तहत अलग अलग पद धारण रखने वाले और वेतन पाने वाले लोगों और राजस्थान चिकित्सा और राज्य सेवा के अधिकारियों के लिए उपलब्ध रहेगी। यानी लगभग सभी कर्मचारियों को लेवल 20 से छोड़ करके, इससे ऊपर वालों को छोड़ करके, और स्वास्थ्य सेवा और राजस्थान चिकित्सा सेवा जो डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसिव स्कीम यानी DACP जो है के तहत है, पदोन्नति के लिए पात्र हैं, उनको छोड़ करके बाकी सभी जो भी कर्मचारी है उन पर लागू होगी। अब इसमें क्या है कि संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना MACP के अनुदान के लिए सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार सरकारी सेवा में नियमित नियुक्ति की तारीख से सेवा की गणना की जाएगी। यानी जिस दिन से आपकी नियमित नियुक्ति होती है उस दिन से गणना की जाएगी और MACP के तहत पहला, दूसरा और तीसरा वित्तीय उन्नयन जो क्रमशः 9 साल की सेवा पूरी करने पे, 18 साल की सेवा पूरी करने पर और 27 साल की नियमित सेवा पूरी करने पर स्वीकार्य होगा। अब इसमें जो कुछ शब्द है वो आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक तो जैसे नियमित नियुक्ति की नियमित तारीख से होगा, दूसरा नियमित सेवा पूरी करने पर, अगर सेवा में कुछ गैप है तो फिर उसका मामला अलग होगा। और एक कर्मचारी जैसे एक सेवा वर्ग से दूसरी सेवा वर्ग या संवर्ग में पदोन्नत किया जाता है, तो अब जैसे सेवा वर्ग अगर चेंज हो रहा है तो MACP अनुदान के लिए उसकी सेवा की गणना सरकारी सेवाओं में प्रारंभिक नियमित नियुक्ति की तारीख से की जाएगी और वह कुल 3 वित्तीय उन्नयन का हकदार होगा, यानी उसको 3 ACP जरूर मिलेगी और चयन का लाभ उठाया गया है। इन नियमों के तहत ग्रेड ACP प्रमोशन या MACP है जो भी होगा। अब इसमें अगला पॉइंट है कि सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही चयन ग्रेड सहित ACP के तहत 3 वित्तीय उन्नयन का लाभ उठा चुके हैं, यानी जिनको या तो 3 ACP मिल गई है या अन्य आगे भी आ जाएगा, पदोन्नति वगैरह भी आ जाएगा, तो MACP के अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट कि जिनको पहले से 3 ACP मिल चुकी है और ग्रेड चयनित ग्रेड है वो मिल चुका है, वे सरकारी सेवक जिन्होंने 1 ACP एक पदोन्नति का लाभ लिया है। मान लो कोई जैसे शिक्षक की बात करें तो जैसे उसकी 9 साल की 1 ACP लग चुकी है या एक उसकी पदोन्नति हो चुकी है, तो उनको पहली ACP का जो MACP का लाभ है वो नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी सेवा जब 18 साल की हो जाएगी या 27 साल की हो जाएगी तब उनको जो नियमित सेवा 18 और 27 की पूरी करेंगे तब उनको दूसरे और तीसरे MACP के लिए पात्र होंगे। इसी प्रकार वे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने 2 ACP या 2 पदोन्नति या 1 पदोन्नति और 1 ACP जैसा भी मामला हो का लाभ उठाया है, तो 27 साल की नियमित सेवा पूरी होने पर तीसरी ACP के लिए पात्र होंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर 3 वित्तीय लाभ उठा चुके हैं तो पात्र नहीं होंगे, अगर 2 लाभ उठा चुके हैं तो 27वें साल में जब नियमित सेवा होगी तब उनको लाभ मिलेगा, और अगर 1 ACP लगी है उनकी तो उनको 18 साल पे दूसरा MACP का फायदा मिलेगा और 27 साल पे तीसरा। हालांकि जो सरकारी कर्मचारी पहले से ही चयन ग्रेड सहित ACP के तहत विभिन्न वित्तीय उन्नयन के 1 या 2 या 3 लाभ ले चुके हैं, जैसा कि मामला हो, इन नियमों के तहत पहले से दूसरे वेतन स्तर में वेतन के पुनः निर्धारण के लिए पात्र होंगे, यानी उनका पुनः निर्धारण तो किया जाएगा और तीसरा MACP वेतन स्तर जैसा भी मामला होगा निम्न तरीके से होगा। ये इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, ये आप नोट करें कि 14(2) का दूसरा पॉइंट है, ये कई बार इसका रेफरेंस भी आएगा, तो वो आप थोड़ा सा इसको जो गौर से देखें
कि अब उसमें कैसे होगा कि जैसे मान लो कोई 1 अप्रैल 2023 को वेतन के स्थिरीकरण की विधि किस तरीके से होगी, तो एक सरकार सेवक जो नियमों के तहत 1/4/2023 को, यानी 1 अप्रैल 2023 को जो वेतन स्तर में वेतन प्राप्त कर रहा है, यदि पहले या दूसरे या तीसरे एसीपी का वर्तमान स्तर, जैसा भी मामला हो, पहले दूसरे या तीसरे एसीपी का स्वीकार्य वेतन से कम है, यानी अब जो तीसरे एसीपी या दूसरे जो एमएसीपी का जो लेवल है और एक पुरानी जो एसीपी का लेवल है उससे अगर कम है, तो इन नियमों के तहत उसका वेतन क्रमशः पहले दूसरे या तीसरे एमएसीपी के स्वीकार्य स्तर वेतन स्तर पर, जैसा भी मामला हो, उसे वेतन स्तर के बराबर सेल में तय किया जाएगा। यानी उसका अगर मान लो कह सकते हैं पुनर्निर्धारण किया जाएगा, तो जो एमएसीपी का जो लेवल है उसके अनुसार किया जाएगा, उसके बराबर के सेल में किया जाएगा। और उसके बराबर की अगर सेल नहीं है तो उसको नेक्स्ट जो लेवल होगा या नेक्स्ट सेल होगी उसमें उसको तय किया जाएगा। जैसे इसमें लिखा है, यदि कोई सेल उपलब्ध नहीं है तो लागू वेतन स्तर वेतन पे मैट्रिक्स में लागू वेतन स्तर का तत्काल अगले सेल में तय किया जाएगा। और यदि वर्तमान वेतन स्तर में वेतन एसीपी के स्वीकार्य वेतन स्तर से पहले सेल के से न्यूनतम से कम है, तो उसे वेतन मैट्रिक्स में संशोधित एमएसीपी के स्तर से पहले सेल पर ही तय किया जाएगा। अब इसका एक उदाहरण दिया हुआ है, मान लो ये उदाहरण थोड़ा सा इसमें धुंधला है, तो मैं आपको इसी का एक इंग्लिश वर्जन है उसको बता देता हूँ। इसमें जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये जैसे इंग्लिश वर्जन है, तो इसमें यहाँ जो उदाहरण दिया हुआ है ये दोनों एक ही फाइल है, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। अब जैसे यहाँ है कि प्रेजेंट पे लेवल अगर मान लो जैसे L13 पे कोई कर्मचारी है, तो L13 पे उसका जो बेसिक है वो 58,000 है, और एमएसीपी एडमिसिबल इन पे लेवल 14 पे उसको एमएसीपी मिलेगी, यानी वो 13 में है तो उसको एमएसीपी में वो 14 का पात्र होगा। अब उसका रिफिक्सेशन कैसे होगा, तो जैसे पे लेवल एमएसीपी पे लेवल में जैसे दैट इज L14। अब जैसे यहाँ ये सेल है इसकी अभी जैसे वो 58,000 पे उसका बेसिक है, तो उसका जब एमएसीपी लेवल होगा वो 58,000 से आगे का जो सेल होगा, यानी 58,000 इसमें नहीं है L14 में, अभी जैसे L13 में तो उसको L14 में लिया जाएगा, लेकिन 58,000 नहीं है इसमें, 58,000 की सेल नहीं है, तो उसके नेक्स्ट सेल है वो 59,500 है, तो उसका जो नया स्तरीकरण होगा या फिक्सेशन होगा वो 59,500 पे होगा, यानी जो नया लेवल तय होगा वो 59,500 होगा। जैसे इसमें अब आपके यहाँ क्लियर हो जाएगा कि जैसे ये उदाहरण दिया हुआ 58,000 का, और वेतन स्तर में स्वीकार्य उसको एमसीपी L14 मिल रही है, तो अभी जैसे उसका जो फिक्सेशन होगा तो वो जैसे 58,000 पे था, तो अब उसको 59, अब इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है या सही दिख नहीं रहा है, तो लेकिन इसको आप अगर और डिटेल में देखना चाहें तो आप इसको मैं एक आपको जो 7th पे चार्ट है वो आपको करके बता देता हूँ। 7th पे चार्ट से आप इसका क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैं 7th पे चार्ट के बारे में बता रहा था कि जैसे यहाँ 58,000 पे है L13 में, तो उसको L14 पे कैसे होगा, तो यहाँ जैसे ये पे 7th पे चार्ट है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ जैसे L13 है, ये L13 है, अब ये L13 में जैसे अभी 58,000 पे है, तो इसका जो नेक्स्ट होगा L14 में, तो L14 जैसे ये होगा L14 में 58,000 से आगे जैसे 57,800, उसके बाद में सीधा 59,500 है, तो उसका जो भी स्थिरीकरण होगा वो 59,500 पे होगा। ये इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, 59,500 पे ये होगा, तो ये इसी तरीके से होगा। अगला इसमें जो दिया हुआ है कि ये तो हो गया। अब आप और नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि जहाँ प्रथम एसीपी जहाँ भी इन नियमों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी मंत्री स्तरीय अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है, उसी सेवा वर्ग में अगली पदोन्नति का पद का वेतन स्तर होगा, यानी पदोन्नति पद का जो फायदा है वो मिलेगा। अब जैसे मान लो शिक्षा विभाग की बात करें तो जैसे 3rd ग्रेड है तो उसके बाद में पदोन्नति पद उसका 2nd ग्रेड है, उसके बाद उसका पदोन्नति पद है 1st ग्रेड है, व्याख्याता है, तो इस तरीके से होगा। बशर्ते कि उसी सेवा या संवर्ग में कोई अगला पदोन्नति पद नहीं है या कर्मचारी के पास पदोन्नति के लिए या पृथक पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं है। अगर मान लो जैसे पदोन्नति का पद है लेकिन वो पदोन्नति की पात्रता नहीं रखता, जैसे मान लो बीएससी किया हुआ कोई शिक्षक है और वो 3rd श्रेणी लगा हुआ है और वो जैसे 2nd ग्रेड के लिए बीएड जरूरी है या 1st ग्रेड के लिए एमए पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो उसका किस तरीके से होगा, तो उसमें उपनियम 5 में निर्दिष्ट जो भी अनुसार उसके अनुसार होगा। इसमें आगे इसका भी दिया हुआ है। अगला है द्वितीय एमएसीपी, जहाँ भी नियमों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी मंत्री स्तरीय अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है, उसी सेवा या संवर्ग में उसी कर्मचारी के लिए उपलब्ध दूसरे पदोन्नति पद का वेतन स्तर होगा। तो वही बात होगी कि दूसरा जो पद हो या पदोन्नति का जो पद होगा वो होगा, और उसमें लिखा है कि बशर्ते दूसरी पदोन्नति के मामले में उसी सेवा या संवर्ग में उपलब्ध पद का वेतन स्तर L14 से अधिक हो, यानी उसका जो पदोन्नति पद का वेतन है वो अगर L14 से अधिक है या उसी सेवा या संवर्ग में कोई दूसरी पदोन्नति पद नहीं हो या कर्मचारी के पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं हो, पदोन्नति के लिए
लिए या पृथक पदों के लिए संबंध में दूसरा एमसीपी उसके पद के वेतन स्तर के अनुरूप वेतन स्तर या एसीपी होगा, जैसा कि नियम 5 में है। अब इसमें आगे उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा एसीपी जहाँ भी इन नियमों के अनुसार कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है, चतुर्थ श्रेणी मंत्री स्तरीय और अधीनस्थ सेवा तृतीय स्तर का जो वेतन होगा उस कर्मचारी को उसी संवर्ग या सेवा वर्ग में उपलब्ध पदोन्नति पद पे होगा, बशर्ते कि तीसरी पदोन्नति के मामले में उसी संवर्ग में उपलब्ध पद का वेतन स्तर L14 से अधिक हो या उसी सेवा वर्ग में कोई तीसरा पदोन्नति पद नहीं हो। कई विभाग में पदोन्नति पद नहीं होते हैं, या कर्मचारी के पास में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं हो पदोन्नति के लिए या पृथक पदों के संबंध में तीसरा एमएससीपी उसके वेतन के अनुरूप स्तर होगा। और यहाँ धारित पद का जो या स्तर या एसीपी जैसे कि उपनियम 5 में निर्दिष्ट है। अब एक तो ये हो गया। दूसरा है कि अगर राज्य सेवा में सीधे ही भर्ती होने वाले कर्मचारियों को इन नियमों के अनुसार प्रथम द्वितीय और तृतीय एमएससीपी के लिए उसी सेवा या संवर्ग या में उस कर्मचारी को उपलब्ध प्रथम द्वितीय और तृतीय पदोन्नति पद के वेतन स्तर की पात्रता होगी, और जिसकी सेवा है क्रमशः 9 साल 18 साल या 27 साल की पूरी होगी, तो उसको जो भी सीधी भर्ती में जो आए हैं उनको अगला जो भी पदोन्नति पद होगा उसके अनुसार उनको बेनिफिट मिलेगा, बशर्ते कि पदोन्नति का पद वेतन स्तरित धारित पद से 3 लेवल स्तर से अधिक हो। तो एमएससीपी पदोन्नति पद के वेतन स्तर की बजाय मौजूदा वेतन स्तर से अगले तीसरे वेतन स्तर में प्रदान की जाएगी, और बशर्ते कि एमएससीपी का अनुदान वेतन तक सीमित रहेगा। ये L20 की बात है। अब इसमें और भी है कि वह कर्मचारी जिसे एक सेवा संवर्ग से दूसरी सेवा संवर्ग में पदोन्नत किया जाता है, यानी उसका संवर्ग बदल रहा है, तो ऐसे मामले में, हालांकि इस बारे में जो विधि विभाग का स्पष्टीकरण था उसमें आपके क्लियर हो जाएगा, तो वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। 18 या 27 साल की सेवा के बाद यदि देय हो तो आगे एमएससीपी के लिए पात्र होगा, और बशर्ते कि पदोन्नति का पद वेतन स्तर निर्धारित पद से 3 वेतन स्तर का अधिक हो, तो एमएससीपी पदोन्नति पद के वेतन स्तर के बजाय मौजूदा वेतन स्तर से अगले तीसरे वेतन स्तर में प्रदान किया जाएगा। तो अब ये उदाहरण से आपके क्लियर हो जाएगा। आगे उदाहरण भी इसके दिए हुए हैं। और संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति यानी एमएससीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के लिए 9, 18 और 27 साल की सेवा अवधि जैसा भी मामला हो नियमित नियुक्ति की तारीख से गिना जाएगा। तो इसमें ये क्लियर है कि जिस तारीख का आपकी नियमित नियुक्ति होती है वो गिना जाएगा, और प्रासंगिक भर्ती के नियमों में निहित प्रावधानों के साथ जिस अवधि के दौरान एक सरकारी कर्मचारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ या उसके बिना असाधारण छुट्टी पर रहता या रहा है, तो उसे परिवीक्षु विस्तारित अवधि को छोड़ करके एमएससीपी के अनुदान के लिए सेवा की अवधि की गणना के लिए भी गिना जाएगा। यानी अगर वो असाधारण अवकाश पर रहता है तो वो इसमें से काउंट हो जाए, मतलब लेस हो जाएगी, लेकिन अगर वो चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ रह रहा है तो उसको सेवा माना जाएगा। और यदि समान सेवा या संवर्ग में जैसा भी मामला हो पहली, दूसरी या तीसरी पदोन्नति के लिए कोई पद नहीं है, और कर्मचारी के पास पदोन्नति के लिए या अलग अलग पदों के संबंध में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं है, तो किस तरीके से होगा। मान लो मैंने आपको पहले बता दिया कि जैसे एसएससी के हुआ कोई कार्मिक है और बीएड अगर उसने नहीं किया तो उसके लिए कैसे होगा। वेतन स्तर जैसे 1 है तो उसका एमसीपी वेतन स्तर 2 हो जाएगा, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5 और 5 का यहाँ जैसे ये 6, इसमें थोड़ा सा मतलब साफ नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको इंग्लिश वर्जन में आपको बता दूंगा। इसके अलावा जैसे 8 है तो उसका सीधा 10 हो जाएगा, 9 का 10 हो जाएगा। इसके अलावा अगर L10 पे कोई है तो इसका L12 उन मामला होगा जहां अगला पदोन्नति पद है वो राज्य सेवा में है। मतलब जैसे कई ऐसे विभाग है जिनका अगला जो पदोन्नति पद है वो स्टेट सर्विस में आता है, तो वहाँ सीधा L10 से उसको L12 पे मिलेगा। अन्य मामलों में L11 मिलेगा। इस तरीके से 11 का 12, 12 का 13, इस तरीके से। जैसे यहाँ मैं आपको इस इंग्लिश वर्जन में आपको बता दूँ, यहाँ से थोड़ा सा इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये नियम है। जैसे यहाँ है तो L1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5 और L5 से सीधा L8 में जाएगा। एक तो यहाँ थोड़ा सा अंतर है। और L अगर 6 है तो भी इसको 8 में जाएगा, L7 है तो भी 8 में होगा, और L8 है तो 10 में, और L9 है तो 10 में, और अगर L10 है तो सामान्य रूप से तो अदर केस में तो 11 में जाएगा। लेकिन अगर L12 का पद है जो स्टेट सर्विस का है तो वो फिर इसको सीधा L10 से L12 में एसीपी लेवल जो मिलेगा एमएससीपी होगी। उसके बाद में L11 का 12 हो जाएगा, 12 का 14 हो जाएगा। यहाँ इसको 2 एक तरह से इंक्रीमेंट या 2 एसीपी का फायदा मिलेगा। इस तरह से 13 का लेवल है वो 15 हो जाएगा, 14 का 15 और 15 का 16 हो जाएगा। ये उस मामलों में है जहाँ इसमें लिखा हुआ है कि इन द केस देयर इज नो पोस्ट फॉर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रमोशन, यानी आगे की पोस्ट नहीं है, या एज द केस में भी द सेम सर्विस और कैडर ऑफ द एम्प्लॉय डज नॉट पोजेस एकेडमिक क्वालिफिकेशन, या उसके पास में शैक्षणिक योग्यता नहीं है, तो इस मामले में इस तरीके से इनका जो होगा। तो ये हो गया। इसके बाद में आगे बात करें तो एक सरकारी कर्मचारी जो एमएससीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र है। अब कई साथियों की ये भी क्वेरी है कि
क्या ये सभी के लिए ज़रूरी है, या मान लो कोई पुरानी एसीपी से अगर अपना उसको लग रहा है कि उसमें फ़ायदा है, नहीं में नहीं है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। तो एक सरकारी कर्मचारी जो एमएससीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र है, उसके पास मौजूदा एसीपी योजना जो अभी वर्तमान में चल रही है के वेतन स्तर या एमएससीपी योजना के तहत वेतन स्तर का चयन करने का विकल्प है। यानी वो दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकता है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो भी पदोन्नति या अगले वित्तीय उन्नयन के लिए उसके लिए फायदेमंद हो वो ऑप्ट कर सकता है, मतलब उसको अपना सकता है। जैसे मान लो कोई 27 साल की जिसकी सेवा होने वाली हो, अब वो एमएससीपी में अपना कैलकुलेशन करके देख रहा है और जो नॉर्मल एसीपी के जो है उसमें करके देख रहा है, और अगर उसको फायदा पुरानी में है तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा। तो सरकारी सेवक प्रकाशन की तारीख से 3 महीने के भीतर, इसमें मैं आपको बता दूंगा आगे कि जैसे 6 अक्टूबर को ये अधिसूचना जारी हुई है, तो 6 अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी 6 या 5 जनवरी तक लिखित रूप में आपको विकल्प है वो प्रयोग करना पड़ेगा, तब तो आपको पुरानी का फ़ायदा मिलेगा। अन्यथा जो भी नई एमएससीपी है वो एक तरह से डिफ़ॉल्ट रहेगी, यानी उसका फ़ायदा मिलेगा, वो अपने आप मानी जाएगी। अगर कोई कार्मिक है वो लिखित में अगर विकल्प प्रस्तुत नहीं करता है तो उसके लिए फिर वो नई वाली है वो मानी जाएगी। और अगर कोई विकल्प करके ये प्रस्तुत करता है कि मुझे पुरानी एसीपी का ये फ़ायदा मिलना है, तो वो उसको पुरानी का फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसके लिए विकल्प पत्र है वो 3 महीने के अंदर अंदर आपको देना है, सक्षम अधिकारी को जो भी आपके है उनको देना है। अब इसके लिए अभी जो फॉर्मेट है वित्त विभाग की तरफ से कोई फॉर्मेट जारी नहीं किया गया, कुछ साथियों ने फॉर्मेट बनाया भी है, तो वो भी आपको टेलीग्राम वगैरह पर मिल जाएगा। तो अभी जैसे मेरा ये सलाह रहेगी कि आप वित्त विभाग के जो भी फॉर्मेट जारी वगैरह होता है विकल्प का, उसके लिए इंतजार करें। और धारित पद पर नियुक्त करने हैं तो सक्षम अधिकारी सरकारी कर्मचारी एमएससीपी देने के लिए सक्षम होंगे। इसके अलावा संशोधित वेतन संरचना में एक स्तर से दूसरे स्तर पर एमएससीपी के तहत वित्तीय उन्नयन के मामले में वेतन निर्धारण किया जाएगा। अब जैसे इसमें एक और दिया हुआ है कि एक वेतन वृद्धि वर्तमान वेतन स्तर में दी जाएगी, जिससे कर्मचारी को एमएससीपी प्रदान किया जाता है। यानी उसकी जैसे सामान्य रूप से क्या होता है, एसीपी में एक इंक्रीमेंट लगने के बाद में उसको अगले साल में लिया जाता है। तो जैसे इस प्रकार आया हुआ आंकड़ा अगले में रखा जाएगा, और एमएससीपी की वेतन में सेल, जैसे इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे संशोधित वेतन श्रृंखला में वेतन स्तर पर अगर 5 पे है तो इसका मूल वेतन अभी 27,100 है, और उसके बाद में अब जैसे वेतन स्तर 5 में वेतन एक वृद्धि लगने के बाद में 27,500 के बाद में 27,900 हो जाएगा। उसके बाद में वो एल जैसे अभी 5 में है तो उसकी जो नेक्स्ट जो प्रमोशन पोस्ट है वो L8 की होगी सीधी। जैसे मान लो LDC है वो L5 में, तो UDC है सीधा L8 में जाएगा। तो L8 में जाएगा तो उसकी जो इस जैसे 27,800 28,700 से जो नेक्स्ट होगा या उसके समकक्ष होगा वो माना जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में आपको बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा क्लियर नहीं है। तो जैसे यहाँ इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखेंगे तो पे लेवल इन द रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर 5 L5 है। अब L5 में उसका बेसिक है 27,100 है, जैसे अभी ये 27,100 है। और ग्रांटेड एमएससीपी इन पे लेवल 8, अब उसको एसीपी लगती है तो उसको कैसे उसका निर्धारण होगा, तो पे आफ्टर गिविंग द 1 इंक्रीमेंट इन द पे लेवल 5, पे लेवल 5 पे एक इंक्रीमेंट इसको दिया जाएगा। जैसे 27,100 है उसका एक इंक्रीमेंट इसको मिलेगा तो 27,900 हो जाएगा। L5 की बात है, मैं इसको आपको यहाँ दोबारा यहाँ भी बता दूँ कि जैसे L5 में तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो 27,100 है और 27,100 के बाद में सीधा 27,900 है। तो यहाँ जैसे आप देखेंगे तो यहाँ 27,900 आ गया। उसके बाद में 27,900 से आगे इसमें लिखा कि पे लेवल इन द लेवल 8, अब 27,900 से आगे लेवल 8 में देखना है तो 27,900 का मतलब ये 27,900 है, इसके आगे है वो 28,700 है। तो उसका जो भी फिटमेंट होगा एमएससीपी उसको 28,700 पे मिलेगी, तो यहाँ 28,700 आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया उदाहरण। दूसरा उदाहरण इसमें दिया हुआ है कि पे लेवल इन द रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर L11 है। अगर मान लो कोई 11 का कार्मिक है जिसका अभी वर्तमान में बेसिक 50,800 है, तो अब जैसे L11 का L12 में जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, आफ्टर गिविंग 1 इंक्रीमेंट इन लेवल 11 में जैसे 50,800 है तो उसका एक नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो उसको 52,300 मिल जाएगा। और 52,300 के समकक्ष इस सेल में अगर जाएंगे तो यहाँ 52,300 से यहाँ 51,400 कम है, तो यहाँ 52,300 के आगे 52,900 है। तो इसका जो फिटमेंट होगा वो पे इन एमएससीपी लेवल है, L12 में है वो 52,900 पे इसका फिटमेंट होगा। तो ये इसका उदाहरण दिया गया। इसमें आगे और बताया हुआ जैसे मैं आपको बता दूँ। तो ये हो गया, ये दोनों मामले आपके क्लियर हो गए। हिंदी जो वर्जन है इसका थोड़ा सा इसमें ये कुछ क्लियर नहीं दिख रहा, तो मैं आपको इसका इंग्लिश में बता रहा हूँ। इसके बाद में नियमित पदोन्नति के समय वेतन का कोई और निर्धारण नहीं होगा, और यदि पदोन्नति एसीपी या एमएससीपी के तहत दिए गए समान वेतन स्तर है, हालांकि यदि पदोन्नति उच्च लेवल वेतन स्तर वाले पद पर है तो वेतन पे मैट्रिक्स में केवल उस वेतन स्तर के समान सेल तय किया जाएगा, और यदि कोई समान सेल नहीं है तो तत्काल अगले सेल पे।
तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति यानी MACP के अनुदान के लिए विस्तृत दिशा निर्देश है, वो नियमों से जुड़ी अनुसूचित सूची 6 में निहित होंगे। और इसमें जो भी सूची दी हुई है वो भी इसमें दी हुई है कि जैसे इसमें क्या क्या नियम होंगे। तो नियमित सेवा का मतलब हो गया, कुछ जो शब्द है जिनकी यहाँ व्याख्या दी गई है कि नियमित सेवा क्या होगी। तो नियमित सेवा जो परिभाषित है उसकी परिभाषा है कि उस पद के लिए प्रासंगिक भर्ती में नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार नियमित चयन के बाद एक सरकारी कर्मचारी द्वारा उसकी नियुक्ति प्रदान की गई सेवा से है, और तदर्थ आधार पर प्रदान की गई सेवा अवधि या अत्यावश्यक अस्थायी तौर को नियमित सेवा में रूप में नहीं गिना जाएगा। यानी अगर नोशनल वगैरह बेनिफिट दिया हुआ तो वो नहीं गिना जाएगा। दूसरे शब्दों में सेवा की वह अवधि जो वरिष्ठता के लिए गणनीय है, यानी जो सीनियरिटी के लिए काउंट होती है, वो मानी जाएगी, केवल नियमित सेवा के रूप में ही गिनी जाएगी। और MACP योजना के तहत लाभ देने के लिए नियमित सेवा की गणना सीधी भर्ती पर नियमित आधार पर सीधे प्रवेश स्तर में किसी पद पर शामिल होने की तारीख से हो जाएगी की जाएगी, और नियमित नियुक्ति से पहले तदर्थ या अनुबंध के आधार पर प्रदान की गई सेवा गणना में नहीं लिया जाएगा। हालांकि किसी नए विभाग में नियमित नियुक्ति से पहले समान स्तर के पद पर किसी अन्य सरकारी विभाग में बिना रुकावट की गई निरंतर नियमित सेवा को भी केवल MACP के प्रयोजन के लिए अर्हता प्राप्त नियमित सेवा में गिना जाएगा। यानी जैसे मान लो कोई कार्मिक है किसी दूसरी सेवा में, जैसे पुलिस सेवा में था और एजुकेशन में आ गया, उसकी जो नियमित सेवा पहले की है वो तो काउंट की जाएगी, और नियमित पदोन्नति के लिए काउंट नहीं की जाएगी, लेकिन MACP के लिए उसकी सेवा है वो काउंट की जाएगी। हालांकि ऐसे मामलों में MACP के तहत लाभ नए पद पर परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक समापन तक विचार नहीं किया जाएगा। यानी नए पद पे उसकी जो सेवा है वो या प्रोफेशन है उसका पूरा होना जरूरी है, उसके बाद ही इसमें दिया जाएगा। जैसे इसमें एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि यदि नियमित रूप से, उदाहरण के लिए, नियमित रूप से भर्ती किए गए पटवारी को उसी स्तर के LDC के किसी अन्य पद पर नियुक्त किया जाता है, यानी कोई पटवारी के रूप में लगा हुआ है और कुछ साल की सेवा के बाद में वो LDC नियुक्त होता है, तो उसके द्वारा पटवारी के रूप में प्रदान की गई सेवा की अवधि को परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक समापन के बाद LDC के रूप में MACP प्रदान करने के उद्देश्य से गिना जाएगा। तो यानी कि पटवारी के रूप में जो भी सेवा है वो काउंट की जाएगी, लेकिन LDC का जो प्रोबेशन है वो पूरा होने के बाद नियमित सेवा में प्रतिनियुक्ति, विदेश सेवा, अध्ययन अवकाश या असाधारण अवकाश को छोड़कर अन्य प्रकार की सभी प्रकार की छुट्टियां बिताई गई सभी अवधियां शामिल होंगी जिसमें सक्षम अधिकारी की मंजूरी से परिवीक्षा प्रशिक्षु अवधि बढ़ा दी गई हो। तो यानी इनको छोड़ करके, जैसे प्रतिनियुक्ति है नियमित सेवा में, या विदेश सेवा, या अध्ययन अवकाश है, या असाधारण अवकाश, उसको छोड़ करके बाकी को है वो जिसमें अवधि को बढ़ा दिया जाएगा। वित्तीय उन्नयन गैर कार्यात्मक आधार पर होगा, यानी गैर कार्यात्मक आधार का मतलब संतोषजनक सेवा रिकॉर्ड के आधार पर होगा। सर्विस रिकॉर्ड में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए जिसके आधार पर संबंधित कर्मचारी उच्च पद पर पदोन्नति के लिए पात्र है। इसके लिए संबंधित कर्मचारी की पिछले 9 साल की सेवा का सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है, जाना है, यानी जो ACR वगैरह है वो देखी जाएगी। और ऐसे मामलों में जहाँ पिछले 9 वर्षों का सेवा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रक्रिया अपनी जाएगी। तो उसके लिए यदि सरकारी कर्मचारी की 9 साल की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन यानी APR जो है, यानी APR जिसको बोलते हैं, MACP के अनुदान के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में कर्मचारी की पिछले 2 वर्षों की APR को ध्यान में रखा जाएगा। तो इसलिए कहा भी जाता है कि APR है आप समय पर भरते रहें, क्योंकि जब भी प्रमोशन या ACP वगैरह होती है तो उसमें आपकी APR है बहुत मान्य रखती है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। और 9 वर्षों के बाद भी APR उपलब्ध नहीं है तो शेष APR को MACP के अनुदान के लिए अगले वर्ष के लिए माना जा सकता है। और कोई भी विभागीय या आपराधिक कार्रवाई में लंबित नहीं होना चाहिए, ये सामान्य जो नियम है। इसके अलावा पिछले वर्ष की वार्षिक वेतन वृद्धि है नियमित रूप से दी जाती थी, और नियंत्रण अधिकारी सेवा संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र जारी करेगा। और ऐसे कर्मचारी के मामले में जिसे असंतोषजनक होने के कारण MACP प्रदान नहीं किया जा सका है, इस संबंध में निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन संतोषजनक सेवा रिकॉर्ड के आधार पर उच्च पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होने की तिथि से उन्हें MACP प्रदान किया जाएगा। भले ही उनको, जैसे अगर उनको असंतोषजनक होने के कारण नहीं दिया जा सकता, तो इस संबंध में जो भी अगर रिकॉर्ड में अन्य शर्तें पूरी करता है और सेवा संतोषजनक है तो उनको MACP का फायदा दिया जाएगा। और नियुक्ति अधिकारी को MACP देने से पहले कर्मचारी से 1/6/2002 को या उसके बाद केवल 2 बच्चे होने के संदर्भ में एक शपथ पत्र भी प्राप्त करना होगा। और जिस कर्मचारी के 1/6/2002 को या उसके बाद 2 से अधिक बच्चे हैं उसे उस तारीख से 3 साल तक MACP या अगला MACP नहीं दिया जाएगा। यानी अगर 2 से ज़्यादा संतान है तो 3 साल तक उसको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जिस दिन उसका MACP दिया होगा इसका अगले या बाद के अनुदान पर कोई परिणामी प्रभाव नहीं होगा। और MACP जिस कर्मचारी के पास 2 से अधिक है बच्चों को तब तक अयोग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि 1/6/2 को उसके बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हो जाए। यानी वही बात है कि अगर जैसे मान लो एक प्रसव में पहले 1 बच्चा था, उसके बाद में दूसरे प्रसव में 2 अगर बच्चे हो जाते तो वो उनको 1 इकाई माना जाएगा। ये सामान्य शर्तें हैं जो सभी
कर्मचारियों की लागू होती है। जैसे कि कर्मचारी के पहले से एक बच्चा हो और बाद के प्रसव में एक से अधिक बच्चे हो तो उनको कुल संख्या में एक इकाई माना जाएगा, बशर्ते किसी कर्मचारी के बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय पहले प्रसव में पैदा हुए या विकलांगता के बच्चे की गणना नहीं की जाएगी। और ये जो एक और है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी भी कानून के खिलाफ नहीं है और ऐसे पुनर्विवाह से पहले वह इस खंड में निहित संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रकृति के लिए अनुदान के लिए योग्य नहीं है, वह संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रकृति का हकदार होगा। यानी जो उसको जो सामान्य एसीपी के लिए अगर पात्र है तो इसमें भी एमएससीपी में पात्र होगा। और यदि कोई बच्चा ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव से पैदा हुआ हो, ये संतान संबंधी है। अब इसमें कुछ जुर्माने भी है कि अगर मान लो दंड के प्रकार उसकी अगर निंदा की गई तो उसके लिए 1 वर्ष के लिए स्थगित किया जाएगा, और अन्य कोई वेतन वृद्धि अगर उसकी रोकी है तो उसके हिसाब से 1 वर्ष के लिए एमएससीपी को स्थगित कर दिया जाएगा। वार्षिक वेतन वृद्धि उसकी अगर रोकी हुई है, वार्षिक वेतन वृद्धि अगर रोकी हुई है तो जितने वर्षों के लिए रोकी गई उतने वर्षों के लिए उसको भी आगे पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ये जो भी नियम है ये सामान्य नियम है जो लागू होते हैं सभी पे। अब इसमें एमएससीपी केवल वित्तीय लाभ के लिए प्रासंगिक स्तर पर व्यक्तिगत आधार पर नियुक्ति का विचार करता है और संबंधित कर्मचारी की वास्तविक कार्यात्मक पदोन्नति नहीं। यानी ये एमएससीपी है वो एक तरह से आर्थिक आधार पर इसको लाभ है, वित्तीय लाभ है। और यदि 9 साल की संतोषजनक एपीआर की अनुपलब्धता यानी उपलब्ध नहीं है और एपीआर की प्रतिकूल टिप्पणियों या राशन सेवा नियम में नियम 17 के तहत अगर उसको दंड के कारण एमएससीपी के तहत वित्तीय उन्नयन स्थगित कर दिया गया है और अनुमति नहीं दी गई है तो उसका आगामी वित्तीय अनुदान पर कोई परिणामी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये जो जैसे है जो भी नियम नॉर्मल एसीपी में लागू होते हैं वो सारे नियम लागू होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी वो मैंने आपको बता दी। अब इसमें और भी जो वित्त विभाग का जो स्पष्टीकरण है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। जैसे इसमें लेवल में शब्द ग्रेड वगैरह वेतनमान या जो भी है तो ये टर्मिनोलॉजी दी हुई है तो इसमें आपको ज़्यादा उलझना नहीं है, ये सामान्य जो गवर्नमेंट के नियम्स होते हैं वो है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये आपको जो ध्यान रखना है कि वो ये इस सेल में किस तरीके से होगा या किस लेवल पे किस तरह का फ़ायदा मिलेगा, ये एमएससीपी है। अभी भी इस पर काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन है तो जो भी वित्त विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण आ रहे हैं उनके बाद में इसका एकदम क्लियर होगा। तो अगले वीडियो में मैं और भी अगर इस पे संबंध में कुछ विशेष जानकारी होगी तो देने का प्रयास करूँगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।